Good evening, everyone. I hope everyone is fit and fine. I welcome you all in डॉक्टर अमित IAS अकेडमी। आज हमारे टेस्ट सीरीज का 15 नंबर टेस्ट है। आज 10 मार्क का रहने वाले हैं। 100 टेस्ट के हमारे सीरीज चल रही है। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, डज द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 एंश्योर इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन ऑफ द इंटेंडेड बेनिफिशियरीज इन द सोसाइटी। जो हमने एक्ट बना रखा है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, क्या ये इफेक्टिव मैकेनिज्म दे रहा है जिस चीज के लिए बनाया गया था, जो डिसेबल लोग हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए, उसके ऊपर को डिस्कस करना है। मतलब आपको ये पूछना चाहता है कि इस एक्ट में क्या क्या फीचर थे और क्या वो फीचर्स इफेक्टिव भी हैं, क्या उसमें कमियां हैं, और कमियां हैं तो क्या सुधार किए जा सकते हैं। इस प्रकार से आपसे पूछना चाह रहा है। सबसे पहले बता दो कि ये जो एक्ट है 2016 का, ये बनाया गया था यूएन जो कन्वेंशन है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उसको एम्पावर, उसको मतलब फॉलो करने के लिए, तो हम ताकि हम सोसाइटी में डिसेबल्ड जो लोग हैं उनको भी हम इंक्लूजन कर पाए। वैसे सरकार ने अभी इनको दिव्यांग कहना स्टार्ट कर दिया है, ताकि वो जो नेगेटिव कनोटेशन है, दे आर नॉट डिसेबल्ड, ये दे आर डिफरेंटली एबल्ड। ठीक है। मान लो कि वो हमारे जैसे नहीं एक्सेस कर सकते चीजों को, बट दे कैन एक्स, अगर उनको टूल मिल जाए, उनको प्रॉपर वो मिले प्लेटफॉर्म, तो वो भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं? एक तो इसमें जो डिसेबिलिटीज के नंबर हैं, पहले 7 हुआ करते थे, उसको 21 कर दिया है। मान लो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी एक तरह का डिसेबिलिटी है, तो उसको थोड़ा सा वाइडर कर दिया, अब इसमें वाइडर इंक्लूजन आ गया है। प्लस हमने रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन में इंश्योर किया है कि 4% रिजर्वेशन देंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, 5% देंगे एजुकेशन में, ताकि उनको भी प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिले। दूसरी बात है एक्सेसिबिलिटी की एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की। जितनी भी पब्लिक बिल्डिंग है, ट्रांसपोर्ट है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वहां पर आपको मैंडेटरी मिलेगा। मतलब कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग है तो वहां पर आपको रैंप होना ही होना चाहिए, ताकि उनको एक्सेस मिल सके। ठीक है। और ये कंप्लायंस करने के लिए आपको डेडलाइन भी दी गई थी कि भाई इतने दिन से आप करना चाहिए। नंबर 4, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। तो इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं, स्टेट कमिश्नर बनाए गए हैं, ताकि वो इन राइट्स को फॉलो कर पाए। जैसे आप देखोगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है या और जो अदर है, तो इनके अंदर रैंप हो गए, लिफ्ट हो गए, जो इनके लिए अलग से टॉयलेट हो गई, या डिजिटल एक्सेसिबिलिटी मार्केट, मतलब लाइब्रेरी वगैरह है। तो ये सारे प्रोविजन इस एक्ट के तहत आते हैं। अब देखो चैलेंज क्या आ रहा है, चैलेंज यही, कोई भी चीज होती है ना उसमें चैलेंज यही आता है। नंबर 1, उसको कोई इंप्लीमेंट नहीं करने देता। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिशिएट हो जाता है। नंबर 3, अवेयरनेस नहीं फैला पाते। नंबर 4, उसके लिए फंड नहीं आ रहा। नंबर 5, सोसाइटी में उनको एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिल पाती है। तो कोई भी चीज हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सोसाइटी में यही चैलेंज रहेंगे। नंबर 1, लोकल लिमिटेड अवेयरनेस है, सोशल स्टिग्मा है, अभी भी उनको नहीं देख पाते, या जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं उनको पता ही नहीं कि मेरे राइट्स हैं। पुअर एनफोर्समेंट या मॉनिटरिंग हो रखा है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट, इसके पास हमारे इन एडवोकेट इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट है लोकल लेवल पे। या इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है। आप देखोगे 2022 का डेटा ये कहता है कि लेस देन 50% जो बिल्डिंग्स हैं वो एक्सेसिबल हैं। और इवन आप देखोगे जुडिशरी, 50% कोर्ट भी इस चीज को फॉलो नहीं कर पाते हैं। जो मतलब न्यायमूर्ति हैं वही इसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज उनके पास इतना फंड ही नहीं है, इतना समय ही नहीं है। ऑलरेडी लाखों करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हैं। अब वो रैंप बनवाएं, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे? तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, चीजों चीजों में टाइम लगता है। बट ये फैक्ट हम नहीं बोल रहे, ये कोई ना कोई रिपोर्ट बोल रही है। तो आप हमेशा ऑथेंटिक डेटा को ही कोट करेंगे, या वैलिड डेटा को, है ना। या तो किसी रिपोर्ट में आया हो, मान लो कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट है, या गवर्नमेंट ने ही कोई सर्वे कराया हो, उसमें आपको डालना चाहिए। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड यही है कि भाई नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन फैलाओ, ताकि थोड़ा सोसाइटी में सेंसिटाइजेशन आए। जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करो, और रेगुलरली ऑडिट्स कराओ, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करो, उस पर इन्वेस्टमेंट करो, है ना। अब आप इनमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं वो भी आपके जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ओवरऑल उनमें जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो जीडीपी में ही कंट्रीब्यूशन होगा। तो इन कंक्लूजन, ये जो हमारा एक्ट है ना, इट इज वेरी पावरफुल स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क। इसका एम क्या था? इंक्लूजन लेके आना और एम्पावरमेंट करना। बट इसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन अगर करना है तो आपको क्या चाहिए? इंप्रूव्ड अवेयरनेस चाहिए, स्ट्रिक्टर कंप्लायंस आपको चाहिए, और इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। ऐसे ऐसे वर्ड आपको डालने पड़ेंगे: इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, स्ट्रिक्टर कंप्लायंस, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। ये वर्ड आपके आने चाहिए आंसर में। चलो, नंबर 2, ई गवर्नेंस इज नॉट ओनली द यूटिलाइजेशन ऑफ द पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, बट आल्सो मच अबाउट क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ यूज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। कहना चाह रहे हैं कि ई गवर्नेंस जो हमारा है,
वो सिर्फ इतना नहीं कि आपको यूज करना आ गया टेक्नोलॉजी का, बट ये भी है कि उसकी यूज करने की जो इंपॉर्टेंस है वो भी आपको पता होना चाहिए। मतलब उसकी फीलिंग की, उसकी स्पिरिट की बात कर रहा है। अगर आपको ये नहीं पता किसी भी इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करना है, तो वो आपकी टेक्नोलॉजी अधूरी है। अब आपको मैंने बता दिया कि भाई मान लो ये मोबाइल है, ये कैलकुलेटर है। आपको कैलकुलेटर का पता है, बट ये नहीं पता कि कैलकुलेटर से मैं कितने तरह की चीज कर सकता हूँ, स्क्वायर रूट, अंडर रूट, और पता नहीं कितने तरह की चीज मैं कर सकता हूँ। तो आपको सिर्फ पता होना ही काफी नहीं है, उसका जो यूज वैल्यू है वो कहाँ कहाँ काम में आ सकता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, दे कैन डू वंडर्स, लेकिन हमें तो उसका पता ही नहीं होता। एक लोकल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप ये बताओ कि जो ई गवर्नेंस है, इसका मतलब क्या होता है कि आप अपनी गवर्नेंस के अंदर आईसीटी को यूज करने लग जाओ, दैट इज ई गवर्नेंस। और ये गवर्नमेंट की प्रोसेस को ट्रांसपेरेंसी लेके आता है, सिटीजन का एंगेजमेंट बढ़ाता है। बट जो यूज वैल्यू है, उसका प्रैक्टिकल जो रेलेवेंस है इंफॉर्मेशन का, वो डिपेंड करता है यूज करने वाले पे। तो ऐसा बोला जाता है टेक्नोलॉजी इज डबल एजेड स्वॉर्ड। कि जो टेक्नोलॉजी है ना, वो दो धारी तलवार है। वो आपको नुकसान भी कर सकती है, आपका बेनिफिट भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, मान लो ई गवर्नेंस है, तो आप इंटरनेट का प्लेटफॉर्म यूज करते हो, मोबाइल ऐप, डिजिटल डेटा, डेटा, ये सारी चीज आप यूज करते हो, आपकी सर्विस डिलीवरी बेहतर होती है, करप्शन कम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी आती है। मान लो डिजी लॉकर है, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट यहीं पर कलेक्ट हो जाते हैं, आप उसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म से एक्सेस कर पाते हो। लेकिन इसमें हुआ क्या, इंफॉर्मेशन अडॉप्ट करना ही काफी नहीं है, इंफॉर्मेशन मस्ट बी मीनिंगफुल, रेलेवेंट, एक्यूरेट एंड एक्शनेबल। मान लिया कि आपने वो डेटा अपलोड कर दिया, बट वो सेफ नहीं है, वो एक्यूरेट नहीं है, आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो, आप उसको लिंक नहीं कर पा रहे हो। अगर मेरे सारे डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पे अवेलेबल हैं, तो क्यों मेरे से हर गवर्नमेंट एग्जाम से पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाता है? क्यों वहां से ही वो कलेक्ट नहीं कर पा रहे? क्यों उनको वैलिडेट नहीं किया जा रहा? मान लो अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूं सड़क पे, तो डिजी लॉकर से अगर मैं अपना लाइसेंस दिखाता हूं, क्यों उसको माना नहीं जा रहा? इस प्रकार से ये इसका जो मीनिंगफुल पर्पज है, दैट शुड बी मीनिंगफुल, दैट शुड बी रेलेवेंट, दैट शुड बी एक्यूरेट, दैट शुड बी एक्शनेबल। तो जो हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन है, वो बेहतर डिसीजन लेने में उनको मदद करता है। जैसे आप देखो, ई नाम हो गया, तो ई नाम इज अ क्वाइट पावरफुल टूल। आपके पास जितनी भी मार्केट में जो प्राइस है, तो ये बेनिफिट करता है फार्मर्स। क्यों फार्मर्स को बेचारों को अपनी मंडी में ले लेके घूमना पड़ता है? अगर उनके पास ये इन्फॉर्मेशन एक्सेस ही नहीं है, तो वो अपना बेहतर फैसला ले ही नहीं पा रहे हैं। मान लो एक किसान यहाँ रहता है, उसको पता है कि भाई ये 4 मंडी है, यहाँ पर 200 का भाव है, यहाँ पर 250 का है, यहाँ पर 225 का है, यहाँ पर 275 का है। तो उसको भटकने की जरूरत नहीं है यहाँ से यहाँ, उसको पता है यहाँ है। अगर उसको ई नाम का उसका यूज आता है, तो डायरेक्टली ही कैन गो एंड सेल। या मान लो मेरा फसल मेरा ब्यौरा, हरियाणा गवर्नमेंट का है वैसे ये, कि यहाँ पर आप ऑनलाइन अपना बता सकते हो मैं कितने प्रोड्यूस कर रहा हूँ और कैसे बेचना चाहता हूँ। इस प्रकार राजस्थान का भी होगा, तो आप मेंशन करो। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जो हैं, आपको मेंशन करने ही करने चाहिए अपने स्टेट गवर्नमेंट के। चैलेंज क्या आ रहा है? डिजिटल डिवाइड। जो गांव में है उनके पास उतना एक्सेस नहीं है, दे आर डिजिटली इलिटरेट, उनके पास एक्शन नहीं है, या अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है, आपको यही नहीं पता कि मैं इंफॉर्मेशन कौन सी यूज करनी है, कहां स्टोर करनी है, क्या उसका यूज हो सकता है। एग्जाम्पल आप देखोगे, जो रूरल सिटीजन्स हैं, दे डोंट नो हाउ टू यूज द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उनके सामने डिजिटल बैरियर्स हैं, है ना, लैंग्वेज बैरियर है। मान लो कोई आदमी तमिल लैंग्वेज जानता है, उसको और तमिल में अगर उसकी ऐप नहीं है, तो ही कैन नॉट यूज। तो हमें इसी वजह सरकार वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी सरकार ऐप बना रही है। तो इसको हम क्या क्या करेंगे, तो इन्फॉर्मेशन को स्पेसिफिक नीड के लिए बनाओ, लोकल लैंग्वेज में बनाओ, थोड़ा सिंप्लीफाई करके बनाओ। जैसे आप देखोगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स पॉलिसी होती है, लास्ट में क्या लिख देंगे? टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। अब उसमें 22-23 पेज होंगे, आप पढ़ते रहो, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हो। सिंपल सिंपल भाषा में समझाना चाहिए कि भाई ये बात है, ठीक है। अब मैं आपको बोलता रहूं कि भाई ई गवर्नेंस इज दैट, ई गवर्नेंस दैट, अगर मैं सिंपल बोलूं कि आईसीटी का यूज करना गवर्नेंस में ही होता है, ई गवर्नेंस, आपको समझ में आ जाएगा। बट मैं उसको थोड़ा सा फैंसी वर्ड में बोलता रहूं, दैट ई गवर्नेंस रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड ब्रिंग द लार्जर चेंज, ऐसा कुछ बोल दूं, तो दैट्स हाउ सेम थिंग है। जो बेचारे लोकल लैंग्वेज में, उनको लोकल लैंग्वेज में समझाना चाहिए। कंटिन्यूस जो फीडबैक है वो आप लो, कि भाई क्या दिक्कत आ रही है, रेलेवेंट बनाओ उसको बार बार। उसको जैसे उमंग ऐप है हमारी, गवर्नमेंट इज क्वाइट मोटिवेटेड, या कह सकते हो कि इसके बारे में क्वाइट प्रमोशन करती है बहुत ज्यादा। उमंग क्या है?
यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बार बार इसको मेंशन करते हैं अपने स्पीच में, तो ऐसी चीजों को आप मेंशन करो। ये बिल्कुल इजी एक्सेस देता है आपको अलग अलग लैंग्वेजेस में, बहुत ही सिंपल में, आप भी ट्राई कर सकते हो। तो इन कंक्लूजन क्या हुआ, अगर आपको इफेक्टिव ई गवर्नेंस बनाना है तो आपको क्या चाहिए, बैलेंसिंग एडवांस टेक्नोलॉजी विद द प्रैक्टिकल यूटिलिटी। ठीक है, आपके पास मान लो आईफोन आ गया किसान के पास, अब उसको क्या पता इसमें मैं क्या करूं, भले उसके पास 5,000 का फोन हो, लेकिन एक ऐप ऐसी हो जिसपे वो खोले और उसको सब कुछ इजीली यूज कर पाए, है ना। उसके फोन थोड़े से बड़े होने चाहिए ऐप के, तो उसका यूज कौन करता है उस पर डिपेंड करता है, ना कि वो चीज महंगी कितनी है। चलो नंबर 3, every work has got to pass through hundreds of difficulties before succeeding, those that perseverance will see the light sooner or later। तो ये स्वामी विवेकानंद जी का कमेंट है कि ये कहना चाह रहे हैं कि भाई कि जो भी सक्सेस पाता है उससे पहले उसको बहुत सारे हर्डल्स को पार करना पड़ता है, लेकिन जो बना रहता है, परसिवरेंस दिखाता है, साहस दिखाता है, ठहराव दिखाता है, उसको लाइट मिलना ही है सूनर लेटर। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई डर के नौका पार नहीं होती, आपको बैलेंस बनाना ही पड़ेगा जीवन में। तो ये बहुत ही गहरी बात इन्होंने कह दी है। तो स्वामी विवेकानंद जी इसको इसको हमें एक्सपेंड करना है कि सिविल सर्विसेज में मान लो, एडमिनिस्ट्रेशन में मान लो, आपको क्या चाहिए, परसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, कि भाई एक दिन होगा, एक दिन में सरसों हरी नहीं होती। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको समझना पड़ेगा कि डिफिकल्टी इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, आप ऑब्स्टेकल फेस कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि सक्सेस के आप रास्ते पे हो। तो इसमें ये कहना चाह रहे कोई भी मीनिंगफुल अचीवमेंट आपको इजीली नहीं मिलेगा, तो आपको चैलेंज तो डेफिनेटली आने ही वाले हैं, और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनसे डील करने में। जब आप नई नई चीजों डील करते हो, आपका क्या बनता है, करेक्टर बनता है। अब मान लो कोई बहुत बड़ा एथलीट है, तो उसको बार बार अपने बॉडी को चैलेंज करना पड़ता है, जितना वो थकेगा, दौड़ेगा, फटीग महसूस, उतना ही उसकी बॉडी बनती जाएगी। तो इसमें रोल ऑफ परसिवरेंस क्या आया, आपको अपने गोल से कमिटेड रहना है। सूनर और लेटर यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। तो आपका क्या होगा, मेंटल टफनेस बनेगी। जैसे एग्जांपल आप देखोगे कि भाई अब्राहम लिंकन है, ये प्रेसिडेंट बने थे अमेरिका के, लेकिन इन्होंने कितनी सारी हार, 50 से ज्यादा बार ये हारे थे, तब जाके ये बने थे। तो आपको बार बार लगा रहना पड़ता है। तो क्वालिटी कौन सी चाहिए परसिवरेंस के लिए, आपको चाहिए डिटर्मिनेशन, पेशेंस, अडेप्टिबिलिटी, ऑप्टिमिज्म। जैसे जेके रोलिंग है, इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी लेकिन रिजेक्ट होते रहे, लास्ट में इन्होंने हैरी पॉटर लिखा, तब जाके ये वायरल हुए। तो हैरी पॉटर तो आप सभी जानते हो, तो आप इनको उनसे पहले कोई नहीं जानता था। आउटकम ऑफ द परसिवरेंस क्या होगा, आपका गोल अचीव होने लगेगा, आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, आप इंस्पिरेशन भी दोगे। जैसे नेल्सन मंडेला है, तो कितने, ये 17 साल जेल में, आई थिंक 27 साल जेल में रहे, और जेल में आने के बाद इन्होंने उनको माफ कर दिया जिन लोगों ने इनको जेल में डाला था, और नेल्सन मंडेला बनते हैं साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट। तो क्वाइट, मैं इनको बहुत इंस्पिरेशन मानता हूं कि 27 साल जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला ने बाहर आकर उनको माफ कर दिया। भाई हमसे तो नहीं हो पाता कि इतने साल किसी के जीवन ने खराब कर दिए, वो भी बेवजह, बिना किसी जुर्म के, तो कैसे माफ कर, दैट्स द क्वालिटी ऑफ ग्रेट लीडर्स। ठीक है, एक ग्रेट लीडर कौन होता है, वो नहीं जो दूसरों को लीड करता है सिर्फ, एक ग्रेट लीडर इज समवन हु क्रिएट्स मोर लीडर्स लाइक हिम, वो अपने जैसे और बना पाता है। ठीक है, इस प्रकार वो इनमें क्वालिटी थी। तो स्वामी विवेकानंद जो स्टेटमेंट थी वो क्या कहना चाह रही थी कि भाई आपको आपको हर्डल तो आने वाले हैं, बट आप कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहो, पेशेंस बनाए रखो और डिटर्मिनेशन रखो, आपको इवेंचुअली सक्सेस मिलेगी। और ये जो डिफिकल्टीज हैं ये आपको फेस करनी पड़ेंगी, लाइफ में कुछ भी आराम से नहीं मिलता। आपका आरएस का एग्जाम है वो भी इजीली नहीं मिलने वाला है, बस आपको कंसिस्टेंसली लगा रहना पड़ेगा। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।